हेडिंग डालें ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, its restoring force and force constant, its restoring force, its restoring force and force constant, and force constant. इमेजिन करिए कि स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से कोई मास m लगा हुआ है, ठीक है। इस केस में जब स्प्रिंग ऐसा है, क्या इक्विलिब्रियम में होगा? अभी इसमें कोई मोशन नहीं है, जस्ट स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक मास लगा हुआ है, वो मास जो है रुका हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम में, अभी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं है। जब कोई बॉडी मोशन नहीं करती, इसका मतलब है सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स के जीरो होने पर कोई मोशन नहीं होता है। हालांकि इसमें ग्रेविटी काम कर रही होगी, यहाँ एमजी काम कर रहा होगा और ऊपर टेंशन भी काम कर रहा होगा, लेकिन वो अभी बैलेंस में। ये बात सबको समझ में आ रही? अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, नीचे खींचा। अब ये स्प्रिंग जो था बॉडी यहां तक पहुंच गया, अब मास यहां तक आ गया है। पुरानी पोजीशन से लेके अब तक आपने जितना उसको आगे बढ़ाया, स्प्रिंग थोड़ा खींचेगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको अपन y मान सकते हैं। क्या अब ये इक्विलिब्रियम में है? वो तो यहां पे था इक्विलिब्रियम में, आपने उसको खींच दिया। जब आपने उसको खींच दिया तो एक फोर्स काम करेगा जो चाहेगा वापस चला जाए अपनी पुरानी पोजीशन में। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग का नेचर इलास्टिक होता है, ये अपनी पुरानी पोजीशन में लौटना चाहता है। तो एक स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा ताकि ये वाला जो मास है अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाए। जो फोर्स उसको पुरानी कंडीशन में लाना चाह रहा है, उसको पुराने स्टेट में रिस्टोर करना चाह रहा है, उस फोर्स का नाम क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब इस केस में इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अब इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, और ये जो मास नीचे आ गया था ये ऊपर जाने लगेगा जब आप छोड़ देंगे इसे। जैसे खींच के आपने छोड़ा, यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा और यहां तक पहुंचेगा मीन पोजीशन तक। जब मीन पोजीशन पर आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया, पुरानी मीन पोजीशन पे आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जब तक कोई दूसरा फोर्स न लगा है रुकने वाला नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया से जो इनर्शियल फोर्स लगेगा, तो चूंकि इसकी वेलोसिटी यहां पे अधिक है, उसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा। तो मीन पोजीशन से जो आगे जा रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शियल फोर्स, बिकॉज ऑफ इनर्शियल फोर्स। इज इट क्लियर? अब इनर्शियल फोर्स यहां जाएगा तो स्ट्रिंग दबेगा, स्ट्रिंग जब दबेगा और यहां तक पहुंचेगा तो स्ट्रिंग फिर बोलेगा कि हमें तो पुराना बनना है जैसा पहले थे। तो स्ट्रिंग फिर से क्या लगाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। जब रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ये वापस धकेलेगा। इस प्रकार से ये मीन पोजीशन के दोनों साइड में ऑसिलेट करने लगेगा, और स्प्रिंग ऐसा 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 करने लगता है। स्प्रिंग ऑसिलेशन करने लगेगा। ये कंफर्म हो गया कि स्प्रिंग ऑसिलेशन करने लगेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, पर इन निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यही तो पहचान थी आपके एसएचएम की, कि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। याद है सारी चीजें? काफी दिनों से पढ़ रह गया होगा, ठीक है। तो आज हम इसी के लिए डराइव करने वाले हैं। तो टॉपिक समझ में आया क्या करने वाले हैं? इसके बाद स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस की स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने इस स्प्रिंग को जो मोशन कराया है वर्टिकल एक्सिस पे कराया है, वाई एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट किसको हो रहा है? वाई पे। तो डिस्प्लेसमेंट को वाई से दिखाया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टेबल पर यहां पर एक स्प्रिंग ऐसे रखा हो और इससे एक मास लगा हो
और मान लीजिए कि इसका फ्रिक्शन 0 है, एकदम स्मूथ है। अगर हम इसको खींच के छोड़े तो यहाँ ऐसे ऐसे करेगा, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन x बोलेंगे। क्लियर हो रहा? तो कब x लेना है कब y लेना है समझ जाएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो y लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो x लेते हैं, लेकिन फोर्स तो वही काम करेगी। कुछ फर्क आ जाएगा, इसमें mg ऐसे लग रहा था, इसमें mg ऐसे लगेगा, वो कैलकुलेशन बाकी चीज है। ठीक है, तो पहले अपन एक सिंपल एक्सप्रेशन डराइव करेंगे, उससे डराइव करने के बाद अपन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी समझेंगे। तो पुट द हेडिंग, उसके नीचे derive an expression derive an expression for time period derive an expression for time period of suspended mass, time period of suspended mass with a weightless spring, with a weightless spring, with a weightless spring। इस पूरे के पूरे सेटअप में मान के चल रहे हो कि इस स्प्रिंग का कोई वेट नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में डेराइवेशन ऑफ आइडियल कंडीशन के लिए करते थे। हमने मान लिया कि इसका कोई वेट नहीं है, जितना वेट है सब किसका है, मास, और ऐसा मानते हुए हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपने हुक्स का लॉ पढ़ा हुआ है? हुक्स लॉ पढ़ा है किसी ने? हुक्स अंकल ने एक लॉ दिया था, वो बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो ऑलरेडी आप एसएसएम में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो चलो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे बाय हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, देखिए समझे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, मैंने ये लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्शन नहीं लेके चल रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही? ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके से माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन की बात ना करूं तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आप मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर में बढ़ाता हूं। यस सर। इस केस में जो F है किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में यदि मुझे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना तो क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, इट इज Ky। ये वाली एक्सप्रेशन पहले भी डराइव की हुई है, माइनस डायरेक्शन के लिए था। यहां पर जो K है इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके पहले बताया था। ठीक है, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। अब पहले इसको समझ लो, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। ये स्प्रिंग हो सकता है बहुत हार्ड मटेरियल का बना हो, ये स्प्रिंग हो सकता है बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बना हो। जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी अलग अलग होगी ना, जब स्प्रिंग की इलास्टिसिटी अलग अलग होगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स पर डालेगी कि नहीं डालेगी। एक सॉफ्ट स्प्रिंग होगा और एक हार्ड स्प्रिंग होगा। ये बहुत हार्ड है, जो खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी, ये सॉफ्ट है, बहुत आसानी से खींच लूंगा। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेशन किया जाएगा यूजिंग द K। दैट्स व्हाई हमने बोला स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्प्रिंग पे K की वैल्यू अलग अलग होगी। इज इट क्लियर? तो ये था हुक्स लॉ, जिसके हेल्प से हमने डराइव किया F इक्वल्स टू Ky। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, अगर डायरेक्शन की बात करो तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो कब माइनस लगाना है कब नहीं लेना, क्लियर होना। माइनस लगने का मतलब वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपने एक और लॉ पढ़ा हुआ था, अभी हमने देखा ये वाला कौन सा लॉ लिखा आपने, हाँ हुक्स लॉ, किसके लिए, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। ठीक है, ये इसको वापस लेके जा रहा था, लेकिन क्या फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और मास से कोई रिलेशन होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? फोर्स का जनरल इक्वेशन क्या बताओ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा हुआ है।
फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे जो फोर्स है और यहां जो फोर्स है दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि यहां पर जो आप खींच रहे हैं तो मास और एक्सेलरेशन ही तो वर्क कर रहा है, मतलब बोथ आर रिस्टोरिंग फोर्स। क्या आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं? क्या दोनों का रिलेशन किया जा सकता है? तो क्या होगा बोलो? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन ने एक्सेलरेशन को आपकी नोट्स में किससे डिनोट किया था? एफ से, स्मॉल एफ से किया था। मैं सिंबल वही यूज करना चाह रहा हूं जो कि आपने यूज किया होगा। चलिए तो ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिखा, एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास किया जा सकता है। तो एफ इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के वाई अपॉन एम। सबको समझ में आ रहा? अच्छा, ये जो के क्या कांस्टेंट है? क्या एम कांस्टेंट है? तो इस केस में देखो ये दोनों कांस्टेंट हो, तब भी लिखा जा सकता है एफ इक्वल्स टू माइनस वाई। इट मींस ये साबित हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का के मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन अपोजिट है। The acceleration is directly proportional to displacement, but direction is opposite. ये किसका सिंबल है? ये किसका साइन है? किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऐसे चलेगा। जब अपन इसको साबित कर दिया, मतलब अपन ये साबित कर दिया कि जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है या स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है ये ऐसे चल रहा है। जैसे ही आपने ये निकाल लिया F, यहाँ पे फोर्स नहीं है बल्कि क्या है? एक्सेलरेशन। Acceleration is directly proportional to displacement, but the direction is opposite. It means it is the primary characteristic of SHM. SHM के लिए यही होना जरूरी था। मैंने आपको इसके पहले जब SHM पढ़ाया था बताया था कि ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स SHM की, जब भी ये आएगा वो मोशन कैसा होगा? वो ऑसिलेशन SHM होगा। इट मींस स्प्रिंग का ये जो ऑसिलेशन है क्या है? SHM। यहां तक आपने क्या साबित किया कि स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है ये SHM है। कोई डाउट नहीं होता? ठीक है, मतलब स्प्रिंग क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आया? अब अपने को कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड के साथ क्या लिख सकते हो? t 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां से देखें, इस फॉर्मूले से देखना। यहां आपने लिखा था F इक्वल्स टू माइनस के वाई अपॉन एम। आपको y अपॉन एफ चाहिए, इसको मैं इधर करता हूं, क्या हो जाएगा? y अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस m अपॉन के। समझ में आ रहा है बेटा? ये वाली टर्म इधर चलेगी, ये अपोजिट हो जाएगा। तो क्या मैं इस y और f की जगह पे m और k लिख सकता हूं? रिप्लेस किया जा सकता है। इस केस में क्या होगा बोलो? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। डायरेक्शन के लिए है माइनस का साइन। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, ये हो रहा है। ये दोनों इक्वेशंस याद रखना। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दिया है तो भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको मास दिया है, इसका मास, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है तो भी आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन अब आपके काम आने वाले हैं। दोनों एक्सप्रेशंस, एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म में है और दूसरी मास और स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में। नोट कर ले अच्छे से, जहां आप इक्वेशंस नोट कर रहे हैं। डेरिवेशन तो नोट से मिल जाएगा।
हाँ यहाँ पे जो हमने साइन यूज किया है न्यूमेरिक वैल्यू लेने ब्रैकेट में लिख लेना, ये तो बोलोगे सर कहाँ चला गया न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने माइनस नहीं लिया, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन था। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा बताओ, या बताएंगे कोई भी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे एंड से, बोलो क्या होगा फॉर्मूला बेटा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो 1/2 पाई रूट k अपॉन, नोट कर लें, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया 1/t, क्लियर हो रहा, फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। सारे रिलेशनशिप क्लियर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मास, स्प्रिंग कांस्टेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटर रिलेशनशिप। ये डेरिवेशन आपकी नोट्स में पीडीएफ में होगा, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा कंप्लीट। लेकिन साथ साथ में नोट करते जाए तो इंपॉर्टेंट आपको रिलेशनशिप मिल रही है। याद है नोट किया तो नीचे नोट करके लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीचे नोट लेंगे। ठीक है, रेडी। पॉइंट नंबर 1, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, time period is directly proportional to square root of mass. Time period is directly proportional to square root of mass. अच्छा देखो, इसको मतलब समझो, हमने किससे निकाला था, इससे निकाला। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, क्लियर है। अब इस बात का मतलब समझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से बेस क्वेश्चन रखते हैं। मान लीजिए इस बॉडी का मास ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉडी छोटी होगी, लाइट वेटेड होगी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। मतलब हैवी बॉडी का टाइम पीरियड ज्यादा होता है। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, यहां से यहां आना, फिर वापस जाना, फिर वापस आना, ऑसिलेशन, यहां से यहां आने, वापस जाने, फिर एक्सट्रीम पे जाने, फिर वापस आने के लिए जो टाइम लगता है, इट इज टाइम पीरियड। हैवी बॉडी के लिए टाइम ज्यादा होगा, लाइट बॉडी के लिए टाइम कम होगा। तो जो मैथमेटिकली लिखा है इसको थ्योरी में आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ठीक है। इसको मैं लिखा हूं कि हैवी बॉडी का टाइम पीरियड ज्यादा होगा और लाइट का कम होगा। लिखवाना जरूरी किसका लोग कर लोगे, लिखो पॉइंट सेकंड, टाइम पीरियड इज inversely proportional to, time period is inversely proportional to square root of force constant, square root of force constant। time period is inversely proportional to square root of force constant अब इसके लिए बता इसका मतलब क्या होगा। फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग हार्ड होगा उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, जो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उसके लिए के की वैल्यू कम होगी। तो हार्ड स्प्रिंग का टाइम पीरियड ज्यादा होगा और सॉफ्ट स्प्रिंग का टाइम पीरियड कम होगा। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अधिक है या स्प्रिंग हार्ड है तो टाइम पीरियड ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, बना देगा क्वेश्चन। कर लोगे सॉल्व।
तो ये तो दैट्स व्हाई टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे डिटरमाइन करें की वैल्यू। तो साइड हेडिंग डाल दें, टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। To determine the force constant of spring. Suppose एक spring, इस पे कोई मास लगा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन थी, इससे किसी ने इसको खींच दिया और ये यहां तक आ गया। इस वक्त इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा, नीचे पे mg, नीचे पे क्या कर रहा होगा mg, लेकिन ऊपर में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेगा? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, एल की लेंथ कितनी बड़ी है, मतलब कि स्प्रिंग का कांस्टेंट और एल लेंथ। तो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इक्विलिब्रियम के केस में मैंने खींचा नहीं, इस केस में ये दोनों इक्वल होंगे। ऊपर जो फोर्स लग रहा है इट इज के एल, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट। नीचे जो फोर्स लग रहा है इट इज mg। ठीक है, इस केस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम KL इक्वल्स टू mg। आपको क्या कैलकुलेट करना था, k, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, याद रहेगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि उसका मास इतना था, g की वैल्यू पता है आपको और जो लेंथ दे दिया, तो क्या उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? नोट करना, यहां पे L is the length of spring, M is the mass of body, और K is the force constant of spring, उसी को शॉर्ट कर स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ब्रैकेट में लिख सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। सबको क्लियर है? अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद साइड हेडिंग डालें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। यहां देखिए कोई डाउट, हेडिंग होगी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा एक स्प्रिंग की जगह पर मल्टीपल स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ। अब यहां पे आपको देख रहे हैं दो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, एक स्प्रिंग यहां से यहां तक है और सेकंड स्प्रिंग यहां से यहां तक है, और एक भी मास लगा हुआ है इस पे M। ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा लास्ट जो आपने क्लास पढ़ी थी, 10 पढ़ा था, उसमें रजिस्टर्स थे, सीरीज में और पैरेलल जोड़ते थे, ठीक है। यहां पर स्प्रिंग जोड़ रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन आप स्प्रिंग्स को ऐसे भी लगा सकते हैं, दो स्प्रिंग पैरेलल लगे हैं, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन और दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक और तरीके से भी हो सकता है,
आप सोचेंगे सीरीज में, देखने से लग रहा है इट इज पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक साथ दोनों स्प्रिंग का फोर्स लगता है। देखें जब ये नीचे आया तो दोनों इसको ऊपर ले जा रहे, रिस्टोरिंग फोर्स डबल हो रहा ना। यहां पर भी जब ये आएगा ये इस साइड डिस्प्लेस होगा तो ये उसको उधर ढकेलेगा और इसको उधर ही खींचेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन एक ही है। अगर मैं इसको उठा के यहां कर दूं तो ये वाला स्प्रिंग इसको इधर ढकेलेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड, इस साइड है, और ये वाला स्प्रिंग इसको इधर ही खींचेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन सेम है। So this is series combination, this is parallel combination, this is parallel combination। इनके लिए सेम इक्वेशंस काम करेंगे, इसके लिए सेपरेट करेगा तो अपन दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे, पहले सीरीज के लिए उसके बाद। तो पहले हेडिंग डालें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, parallel combination of two springs। अगर मैं इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूं इसके इक्विलिब्रियम से, मतलब मीन पोजीशन से, क्या मैं इक्विलिब्रियम को मीन पोजीशन बोल सकता हूं? अगर मैं इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं और इसमें मान लीजिए इसको खींच के मैं यहां तक ले आया हूं, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वाट, ये क्या इसके और इसके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। इसका मतलब वी कैन से y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। पहले स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और दूसरे स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका टोटल ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्री? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान याद रखना, जहां से फार्मूला डिराइव होता है y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2। लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमने y की जगह y1 और y2 क्यों लिखा? क्या ऐसा होगा कि ज्यादा डिस्प्लेस होगा या कम डिस्प्लेस होगा? क्या ऐसा होगा? यस होगा। वाई हो सकता है सॉफ्ट स्प्रिंग हो या हार्ड हो, तो सॉफ्ट वाले में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, हार्ड वाले में कम होगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम होंगे जरूरी नहीं है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई यहां पे y की वैल्यू y1 और y2 लिखी हुई है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है पर फोर्स तो एक साथ ही लग रहा है ना, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू सेम होगी। बेटा पैरेलल में समझो, इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट चलता है। डेरिवेशन कहां से उठेगा? दो स्प्रिंग से। ये वाला अगर खींच के मैंने यहां तक ले आया तो क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि यहां से यहां तक आए, मतलब दोनों की वैल्यू y होगी। लेकिन ये अलग फोर्स लगाएगा, ये अलग फोर्स लगाएगा, मतलब वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स दो प्रकार के होंगे, मतलब F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये बेस है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसी से डेरिवेशन चलेगा। बेटा समझ में आया आपको? यस यू आपके बाजू में खड़े हो जाओ। यस यस यू, मैं आपका नाम भूल गया, बोलो। मयूर। हाँ, तो मयूर की आदत होती है सावन के बादलों को देख के डांस करता है। हाँ तो बेटा बता, ये डेरिवेशन के लिए बादल के जैसा है, आंसर यहां पर F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 क्यों लिखा? क्योंकि पीछे बैठ के तो हमने पर ही फड़ा रहता है। भाइयों यहाँ पे F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 है, यहाँ पे Y इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2 है। ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर Y इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2 क्यों नहीं है, आप समझाइए। इस केस में इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो। F इक्वल्स टू माइनस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और डिस्प्लेसमेंट y1, इसका क्या होगा बोलो? F इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट K2 y2। दोनों को रिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या था? y1 प्लस y2।
एफ के लिए आपने वो डेरिवेशन किया हुआ है, एफ इक्वल्स टू क्या था? आराम से सोच के देखो, खुद से बनाओ, ध्यान दो। आपको ये चीज समझा दिया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होगा। ये रिलेशन पहले निकाल चुके हैं कि जो फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन रिवर्स डायरेक्शन। यहां पे k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी कैन से y इक्वल्स टू f अपॉन k। तो ये y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। नाउ y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 है। अब पहले वाले स्प्रिंग का जो फोर्स कितना होगा? माइनस k1/1। दूसरे वाले स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? माइनस k2/2। अब यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 के लिए y1 की वैल्यू क्या होगी जरा देखें, f अपॉन k1। f को बाहर कर दिया है, माइनस है ना बेटा, ये माइनस 1 अपॉन k1। इसका भी f बाहर किया, इसका वैल्यू क्या होगी? f अपॉन k2। तो f बाहर, इसलिए कितना हो गया? 1 अपॉन k2। ये वाले स्टेप में डाउन। नाउ इस y के लिए हम क्या रिप्लेस कर सकते थे? f से f कैंसिल। अब बचा कितना? 1 अपॉन k इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 आ गया। इसके बाद इनका एलसीएम कितना आएगा? k1 k2। उसके बेस पे होगा ये वैल्यू 1 अपॉन k की है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। पूरा डेरिवेशन क्लियर है? अब बताएं कि इसको यदि मुझे टाइम पीरियड में पुट करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, उसमें पुट करो। टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या था? अंडर रूट m अपॉन k और t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की वैल्यू कितनी आई? तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, ये रिवर्स हो जाएगा, अंडर रूट m ये टाइम पीरियड किस स्प्रिंग के लिए है? जब दो अलग अलग स्प्रिंग्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो। जब दो अलग अलग स्प्रिंग्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो उनका टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो था टाइम पीरियड के लिए। किसका टाइम पीरियड? टू स्प्रिंग्स जब कैसे कनेक्टेड हो? सीरीज में। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होगा? बोले 1 अपॉन 2 पाई। अरे बेटा 1 अपॉन t होता है ना फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट k1 k2 अपॉन ये रहा फ्रीक्वेंसी के लिए भी नोट कर लो। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। जो डेरिवेशन हमने किया किसके लिए किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन। Any doubt in series combination? सारी टर्म्स क्लियर है? व्हाट इज टी? पूरा बोलो, व्हाट इज टी? टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स इन द केस ऑफ SHM. व्हाट इज एन? फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t. दैट्स व्हाई इसके लिए ऐसे निकलेगा.